संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग से समन्वय रंगमंडल प्रयागराज की प्रस्तुति तर्पण हम बेटियां, आज हम इसका मंचन करने जा रहे हैं। इस नाटक के बारे में आपको संक्षेप में बता दें। तर्पण हम बेटियां 3 प्रसंगों का एक कोलाज है। पहली घटना वो एक किस्सा गो एक केस फाइल से ली गई रिपोर्ट है जो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक 14-15 साल की लड़की की दिल दहलाने वाली किस्सा गोई है। दूसरा प्रसंग साक्षात्कार स्वरूप में यानी इंटरव्यू में है, जहां प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका बेबी हालदार से 2 महिला पत्रकारों द्वारा लिया गया साक्षात्कार है, जहां वो अपने संघर्ष और अपने लेखिका बनने की कहानी को कहती है। तो यानी बेबी हालदार की कहानी, उन्हीं की जुबानी मेरी कहानी। तीसरी कहानी है उषा यादव जी की, जो प्रसिद्ध लेखिका हैं। उसका नाम है तर्पण, जहां वृंदावन की आमार बाड़ी की एक वृद्धा के शव दहन की समस्या को 3 स्कूली छात्राएं बड़ी सहजता से अंजाम देती हैं और जाति पात, ऊंच नीच, छूत अछूत जैसी समस्या को इस मसले में फंसने से बचा लेती हैं। तो ये था संक्षेप में कथासार आज के नाटक का। और प्रथम कहानी वो एक किस्सा गो, इसमें लड़की के रूप में दिव्या शुक्ला, पुलिस इंस्पेक्टर संजय यादव, पत्रकार 1 जगदीश गौड़, पत्रकार 2 चंकी बच्चन, पुलिसकर्मी साक्षी यादव हैं। वहीं मेरी कहानी में बेबी हालदार की भूमिका में अदिति, प्रबोध कुमार यानी उनके मेंटर, उनके फिलोसफर, उनके गाइड, जिसे वो तातुश कहती थी, उनकी भूमिका में संजय यादव, बेबी के पति की भूमिका में जगदीश गौड़, बेबी का पिता चंकी बच्चन, पत्रकार 1 वैशाली शुक्ला, पत्रकार 2 यक्षवी यादव और बच्ची की भूमिका में दिव्या शुक्ला हैं। कहानी तर्पण में जो कलाकार मंच पर हैं, उसमें आनंद दासी की भूमिका में हिमांशी चौरसिया, लखी दासी की भूमिका में मीना ओरांव, वृद्धा 1 अर्चना यादव, वृद्धा 2 दिव्या तिवारी, गीता वैशाली शुक्ला, दीपा दिव्या शुक्ला, अनसुया यक्षवी यादव, गीता की मां अदिति, गीता का भाई प्रशांत चंकी बच्चन, गीता के पिता संजय यादव, पार्श्व सर जगदीश गौड़, यक्षवी यादव और अदिति का है। प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन सुजय घोषाल का है। रूप सज्जा मोहम्मद हामिद, वस्त्र विन्यास मीना ओरांव, पार्श्व संगीत परिकल्पना एवं संचालन विजय कुमार, मंच निर्माण एवं मंच सज्जा में जिन्होंने सहयोग दिया है वो हैं संजय यादव, जगदीश गौड़, चंकी बच्चन, कृष्ण प्रकाश यादव, नरेंद्र कुमार, इंद्रजीत यादव, ब्रजेश कुमार, रवि शाह, मनीष तिवारी। मंच सामग्री में संजय यादव, वैशाली, यक्षवी यादव, अदिति, दिव्या शुक्ला आदि। फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी अमित शर्मा, कार्ड एवं ब्रोशर दुर्गा प्रिंटर्स, प्रचार प्रसार सुशील राय एवं समस्त कलाकारगण, प्रस्तुति प्रबंधन सुशील रॉय एवं अभिनय रॉय, प्रस्तुति सहयोग अविचल द्विवेदी, आलेख परिकल्पना एवं निर्देशन सुषमा शर्मा। इस प्रस्तुति के लिए जिन्होंने सहयोग दिया है और जिनके प्रति हम हृदय से आभारी हैं वो हैं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, इलाहाबाद पब्लिक स्कूल कटरा प्रयागराज, श्री सुमन कुमार, सचिव डांस एंड ड्रामा, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, श्री अतुल द्विवेदी, पूर्व कार्यक्रम अधिकारी NCZCC प्रयागराज, श्री अजय गुप्ता, प्रबंधक इलाहाबाद पब्लिक स्कूल कटरा प्रयागराज, सभी मीडिया बंधु एवं पत्रकार बंधु, और विशेष आभार है लेखिका बेबी हालदार और उनकी पुस्तक ओलो अंधारी, कहानीकार उषा यादव और स्तंभकार श्री BN रॉय का। तो आइए देखते हैं समन्वय संस्था की प्रस्तुति तर्पण हम बेटियां।
कहानी क्या है? कुछ हसन, कुछ ख्वाब और कुछ तर्जुमे। एक अच्छा किस्सा हो, दोनों का बाखूबी सम्मिश्रण कर ऐसी कथा को पेश करता है जो आपको कहीं न कहीं सच भी लगता है और आपकी कल्पना को पंख भी लगा देता है। बचपन में हमारी दादी, नानी या फिर हमारी माँ हमारे लिए सबसे बड़ी किस्सा को रही है। छुट्टियों के दिनों में हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा राक्षसों, परियों, जादूगरों, राजा रानियों, भूतों, चुड़ैलों और तो और चमत्कारी तोताओं मैनाओं की कहानियां सुनने में बीत जाता था। एक बार एक किस्सा गो राजस्थानी राजाओं के शौर्य की गाथा को सुना रहा था और साथ ही साथ उसमें स्थानीय लोक कथाओं और लोकगीतों को ऐसा जोड़ा जाता था कि सुनने वाले मंत्र रूप से सुन रहे थे, यहाँ तक कि खुद मैं भी। पर आज जिस किस्सा का किस्सा हम बयां करने जा रहे हैं वो महज एक 14-15 साल की लड़की। उसने जो किस्सा सुनाया वो कल्पना और यथार्थ का एक ऐसा जबरदस्त मिश्रण था कि सुनने वाले हमने कहानियां पढ़ने वाले बड़े से बड़े सुरमा चक्रा था। लड़की पुलिस को आजमगढ़ के फूलपुर स्टेशन पर भटकती हुई। हमारी मुलाकात उससे पुलिस स्टेशन पर हुई। करने के लिए है। एक लड़की है, उम्र मुश्किल से 14 से 15 साल, आजमगढ़ के फूलपुर कस्बे के रेलवे स्टेशन पर भटक गई थी। कोई दया करके हमारे थाने पहुंचा गया। आप लोग उससे जरूर मिलना चाहोगे। इतनी दर्दनाक जिंदगी है उस बच्ची की कि सुनकर दिमाग चकरा जाता है। ये स्टोरी अखबार में हर लोगों की नजरों के सामने जरूर आनी चाहिए। पर किस्सा क्या है? अरे आप लोग अब खुद ही उसके मुख से सुन लीजिए। कांस्टेबल, लड़की को बाहर लाओ। बताओ, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, देखते हैं। हमारे घर में माँ, बाबा और मेरी बड़ी बहन 4 लोग। बाबा की नौकरी अच्छी, क्वार्टर, मोटरसाइकिल, सब कुछ था। पर मेरे बाप को शराब पीने की लत थी। दिन रात शराब के नशे में धुत रहता था। फिर किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया। एक दिन जब उस औरत को लेकर घर ही आ गया तो माँ और पापा में खूब झगड़ा हुआ। मैं घर पर नहीं थी, स्कूल गई थी। पापा ने उस औरत के साथ मिलकर माँ का गला घोंटकर मार डाला। दीदी ने सब देख लिया था और जब मैं स्कूल से घर आई तो दीदी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, हत्यारे, तूने अम्मा का गला
तू भी घर से बाहर नहीं जाएगी। चल अंदर चल। और बहन को मार पीट कर कमरे में बंद कर दिया। बाद में बापू दीदी को मारता पीटता, उसके साथ जबरदस्ती भी करता। और क्या तुम्हारे साथ भी कभी? हम दोनों बहनें उड़ते रोते और कुछ नहीं कर पाते थे। और एक दिन जब दीदी ने भागने की कोशिश की तो पकड़ी गई और बापू ने उसका भी गला घोटकर उसे भी मार डाला। दीदी मर गई। दीदी मर गई। कांस्टेबल, पत्नी को पानी दो। पानी पी लो। फिर क्या हुआ? बाद में बापू दीदी को मोटरसाइकिल पर बीच में बैठाया और मुझे पीछे और माँ की तरह उसे भी रेलवे लाइन पर ट्रेन के सामने रखकर छुटकारा पा लिया। मैं बहुत डर गई थी। धीरे धीरे बापू मुझे भी डराना धमकाना शुरू कर दिया। मेरे साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। पर बड़ी बहन की हालत देखकर मैं चौकन्नी हो गई थी। और एक दिन जब बाबू नशे की हालत में डूब था तो मैं कमरे से निकलकर भाग गई। पर तुम पुलिस स्टेशन कैसे? घर से भागकर जब मैं स्टेशन पहुंची तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहां जाऊं। फिर याद आया मुंबई में मेरे भाई रहता है। माँ और दीदी के साथ एक हाथ तो फर्क कर गई थी तो किसी तरह टीटी से छुपते छुपाते मुंबई भाई के पास पहुंच ही गई। और भाई ने भी साथ नहीं दिया, वापस घर भगा दिया। क्या करती, वापस मैं आजमगढ़ के ट्रेन में बैठ गई। टिकट ना होने के कारण टीटी ने मुझे फूलपुर स्टेशन पर उतार दिया। भटक रही थी कि किसी ने मुझे यहाँ पुलिस स्टेशन पर पहुंचा दिया। ऐसे ही बाप होते हैं। ऐसे परिवार वालों को तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और क्या उसे उस दरिंदे बाप के पास वापिस भेजना उचित होगा? अब तक तो किसी तरह उस रास्ते से बच गई। नहीं, आखिर है तो बच्ची। हम लोगों को ही किसी सुरक्षित आश्रय की खोज करनी होगी। जब से लड़की यहाँ पर आई है और हम सबने इसकी लोमहर्षक कहानी सुनी है, चिंता में हो कि इसे रखा कहाँ जाए।
रही बात केस की, जब तक इसके घर वाले ना मिल जाए और जो बातें इसने बताई है उन तथ्यों की पुष्टि ना हो जाए, इसे रखा कहां जाए, इसे हमें सोचना होगा। मैं कुछ हल कर सकता हूं। जब तक इस केस की ठीक तरीके से जांच पड़ताल न हो जाए, तब तक यहां से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक गैर सरकारी संस्थान है, जैसी महिलाओं के मुद्दे पर काम कर रही है। कहे बगाहे ऐसी बहुत सी सरकारी एजेंसियां भी ऐसी ही महिलाओं को वहां पर अस्थायी शरण के लिए भेजती रहती। यदि आप लोग कहें तो फिलहाल इसके रहने की व्यवस्था वहां की जा सकती है। ठीक है, हम सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, तब तक के लिए इसे उसी संस्था में शिफ्ट कर देते हैं। और रही बात इसके घर वालों की, और मोहल्ले आदि का पता तो लगाना ही होगा। माँ की तरह मार डाला। थाने, स्वयंसेवी संस्था और जिला पुलिस मुख्यालय के सामने अनेकों पत्रकारों के सामने बार बार वही कहानी जज की कर, जिसने सुना वही दुखी था। हम सब ने माना कि उसके साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, पर तहकीकात करनी जरूरी थी। उसके परिजनों की तलाश शुरू हुई। बेटा, कहाँ रहती हो? लखनऊ के पास एक गांव है, वहीं रहती हूँ। पढ़ती थी? जी, कन्या विद्यालय। अरे वाह, आपके साथ और कौन कौन सहेलियां पढ़ती थी? गीता और सीमा। गीता और सीमा, वेरी गुड। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी अम्मा और दीदी को जिस रेलवे ट्रैक पर मारकर फेंका था, उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था? हमारे गांव का ही स्टेशन था। ये घटना कब हुई? कोई दिन, तारीख कुछ याद है? तारीख याद नहीं। गर्मी का महीना था। होली के 2-3 महीने शायद होकर गुजरे थे। शायद मई जून का। क्यों? जी। अच्छा बेटा, कोई फोन नंबर है या कोई ऐसी चीज जिससे हम तुम्हारा घर पता लगा सके? एक पान वाले अंकल हैं, उनके घर का नंबर है 9452401037। और कोई नंबर? पड़ोस में हमारी सहेली रहती है, उसके घर का नंबर है 052266773309। ठीक है, अभी तुम जाओ।
इन जानकारियों के आधार पर पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखे और हम अपने स्तर पर खोज जारी रखें। आज 1 महीने से ऊपर गुजर गए, पर अब भी सब कुछ गटमट सा है। हाँ, न तो उसके मोहल्ले का पता ठीक है, ना ही घर का पता सही है। वहां तो कोई और रहता है जो उसे जानता तक नहीं। यहाँ तक कि उसने जिस स्कूल और जिन सहेलियों का जिक्र किया, उन्हें भी ऐसी किसी लड़की की याद नहीं। लड़की के द्वारा दिए गए फोन नंबर पर भी उसके घर वाले नहीं, कोई और भी नहीं जो ऐसी किसी लड़की को नहीं जानते। बहुत बड़ा लोचा है मेरे दोस्त। लोचा तो है। सबसे ताजुब की बात तो ये है कि उस लड़की ने जिस महीने में अपनी माँ और बहनों की लाशों का जिक्र ट्रेन की पटरी फेंके जाने का किया है, उन दिनों वहां पर ऐसी कोई लाशें नहीं मिली जो उसकी माँ और बहन की हो सकती थी। मैंने आसपास के थानों में बहुत अच्छे से तफ्तीश की थी, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। ऐसा करते हैं कि लड़की से फिर से एक बार पूछताछ की जाती है। कोई फायदा नहीं मेरे दोस्त। लड़की हर बार पूरी कहानी जैसी की तैसी बयां करती है। एक एक शब्द, एक एक घटना जो की त्यों। उसके ये विवरण में रंग मात्र का अंतर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की जो सच हमें बताना चाह रही है वो सच हो ही ना, और उसे ही सच मानकर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब तक के जांच पड़ताल से तो यही सही जान पाता है। ऐसा करते हैं, इस लड़की की फोटो पहले इसी शहर में लोगों को दिखाते हैं, पता लगाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि बगल में छोरा और नगर में ढिंडोरा वाली बात हो जाए। तो फैक्ट्रियों और स्लम एरिया से शुरुआत किया है। ये ठीक। आखिर 2 दिनों के मशक्कत के बाद पता चली गया कि लड़की फूलपुर की ही रहने वाली थी। उसके घर के बारे में भी पता चला। ये सच था कि उसका पिता घोर शराबी था। उसके इसी शराब पीने की आदत से तंग आकर उस मासूम सी बच्ची की माँ उसे छोड़कर किसी दूसरे के साथ रहने चली। वहीं बड़ी बहन जिंदा थी, पर एक शराबी और गैर जिम्मेदार पिता ने अपनी बड़ी लड़की को भी किसी दूसरे रिश्तेदार की रहनों भरम पर छोड़ रखा। लड़की से हमने सच जानना चाहा कि क्या था ये सच। एक काल्पनिक किस्सा उसने क्यों गढ़ा, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर हमने एक काउंसलर की भी व्यवस्था की, उससे बातचीत कर, पर लड़की ने उस काउंसलर को भी कुछ नहीं बताया। फिर एक लंबी काउंसलिंग के बाद उस काउंसलर ने एक निष्कर्ष निकाला, और वो निष्कर्ष ये था कि एक शराबी और गैर जिम्मेदार पिता ने अपने भरे पूरे परिवार पर जो अत्याचार किए, उन अत्याचारों से एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। और इसी बिखराव में उस बच्ची के मन में एक भावनात्मक संबल यानी इमोशनल सपोर्ट का अभाव उत्पन्न कर दिया, और इसी अभाव ने एक अद्भुत किस्सा गो को जन्म दिया। लड़की के कागजों में हमें एक कविता भी मिलती, तो शायद लड़की ने कल्पना में अपनी मृत बहन के लिए प्रार्थना करते हुए लिखी, ईश्वर करे ऐसा क्रूर पिता किसी को ना। शायद ये प्रार्थना उसने खुद के लिए की। बहन, मेरी
प्यारी बहना। मेरी प्यारी बहना, अब तुम आजाद हो बंधनों से, हमारी क्रूर दुनिया से। जब तुम थी दिन रात खटती रहती थी घर के कामों में, अपने कमजोर कंधों पर बोझ उठाते, मुझे दुर्राते, मेरी देखभाल करते और सुनते रहते उस शराबी बापू की गालियां, उसकी गंदी निगाहें झेलते। सब कुछ जैसा था चल ही रहा था। मां गई, उसके बाद तुम मिली, और फिर मैं भी आजाद हूं, रिश्तों से, बंधनों से। पर क्या ये आजादी हमने चाही थी? मैं जानती हूँ, मैं और मेरी जैसी बहुत सी बेटियां अपनी ही घर की घुटन से आजादी के लिए लड़ती रहती हैं। वे अपनी ही घर की चार दीवारियों में असुरक्षित है, अपनों से ही। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ दीदी कि ऐसा परिवार, ऐसा क्रूर पिता ईश्वर करे किसी को न मिले, किसी को न मिले, किसी को न मिले। ईश्वर करे ऐसा क्रूर पिता किसी को। सच हमारे सामने था, पर मानने को मन नहीं कर रहा। हाँ, एक बात समझ में आई कि लड़की ने अपने परिवार के बिखराव का कारण अपने पिता को उत्तरदायी समझा। शायद कहीं ना कहीं अपने दिमाग में अपने पिता के प्रति उसने विलन की इमेज दे डाली, और इसी तरह उसने अपने पिता से बदला भी ले लिया। ये थी एक नन्ही सी लड़की की अपनी लड़ाई, जिसे उसने अपने तरीके से लड़ा। पर जिस खूबसूरती से उसने सच और कल्पना को कूद कर किस्सा बयां किया, वो अद्भुत था। और शायद यही उस किस्सा गो की जीत। और इसी निर्णय के साथ इस केस फाइल को अब क्लोज कर दिए।